प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 13 द्विघात समीकरण का परिचय पर चर्चा करते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है, द्विघात समीकरण बनती कैसे हैं और द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। हमने पिछले दूसरे चैप्टर्स में द्विघात बहुपद पढ़े थे। तो द्विघात बहुपद कहते किसे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना है कि द्विघात बहुपद कहते किसे हैं। ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में एक बहुपद हमने पढ़ा था। इसको कहते हैं इसका मानक रूप, जिसको स्टैंडर्ड रूप भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का, और ये बहुपद में यदि दो घात हो जाएं तो इसलिए उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। इसमें एक चर होता है और ABC जो है वो अचर पद होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यदि यहाँ द्विघात बहुपद को यदि हम 0 के बराबर लिख दें, 0 के बराबर लिख दें, तो तब ये द्विघात समीकरण बन जाती है। यदि हम इसको इस रूप में लिख दें कि ये 0 के बराबर है और यहाँ कंडीशन लगा दें कि यहाँ x का गुणांक जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये x² का गुणांक 0 हो जाता है तो ये पद जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो यहाँ द्विघात वाला पद नहीं होगा, और द्विघात पद वाला नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। यहाँ हमें ध्यान रखना है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर है। द्विघात बहुपद में बराबर में 0 नहीं होती थी, उनकी घात पूर्ण संख्या के रूप में होती थी। हमें वहाँ यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या ना मिले, वह रूट में मिल जाए, वर्गमूल में मिल जाए या माइनस में मिल जाए, तो हम उसको बहुपद नहीं कहते थे। लेकिन यहाँ पर समीकरण के अंतर्गत आके यदि हमें किसी भी बहुपद समीकरण द्विघात समीकरण में x की घात हो सकता है माइनस में मिल जाए, हो सकता है हमें दिखाई दे कि वो त्रिघातीय है, लेकिन वो वास्तव में हो भी सकता है और नहीं भी कि वो त्रिघातीय हो। हम उसको चेक करेंगे, हल करके चेक करना पड़ता है कि हल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, तभी हम उसको कंफर्म करेंगे कि वो द्विघातीय समीकरण है। ऐसे आपके उदाहरण, कई उदाहरण आपको दिखाए गए वर्कशीट के अंदर भी। हम भी ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं जिससे हमें पता करना पड़ेगा कि ये द्विघात है भी या नहीं, और उसको हमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी घात जो बहुपद में है वो 2 होनी चाहिए। कब? हल करने के बाद, उसको सरल रूप में लिखने के बाद, उसको मानक रूप में लिखने के बाद, स्टैंडर्ड रूप में लिखने के बाद यदि हमें देखेंगे कि x² की जो घात है वो 2 है, तो हम उसको तभी कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण होगी। यदि उसमें कोई 2 घात के अलावा कहीं 3 घात हो जाए या x की घात 1 वाला पद मिले, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो यहाँ आपके पास एक उदाहरण दिया हुआ, उसको हम देखें कि ये द्विघात समीकरण हैं, लेकिन क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, मानक रूप में हैं, तो कहीं वो आगे पीछे लिखी हो सकती हैं। यदि हम यहाँ भी उदाहरण लें कि यदि हमें कुछ कहा जाए x² - 100 बराबर 0, तो ये द्विघात तो जरूर है, लेकिन ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x² का पद है, कांस्टेंट भी, अचर भी है, लेकिन ये x का पद नहीं है। यदि x के पद को हम इसको दिखाना चाहें, लिखना चाहें, तो इस रूप में लिख सकते हैं, या प्लस 0 गुना x माइनस 100 बराबर 0। अब यहाँ कुछ इस तरह भी हो सकता है कि x प्लस 2x² प्लस 3 बराबर 0 लिखा जाए, तो ये भी एक स्टैंडर्ड का रूप नहीं है, मानक रूप नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0। जब इस तरह से लिखेंगे तब ये स्टैंडर्ड रूप में कहलाती है। अब यदि हम कहें कि किसी भी समीकरण को स्टैंडर्ड रूप में लिखो या उसको चेक करो, तो हम पहले क्या करेंगे, इस तरह के रूप में इसको बदल देंगे, फिर उससे पता करेंगे कि हमारे पास इसकी घातें क्या है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, x प्लस 3 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 6x, कि ये एक द्विघातीय समीकरण है क्या, नहीं है। लेकिन ये तो उदाहरण मैं आपके सामने कर रखा है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ।
आपके लिए उदाहरण समझाने के लिए कि हमारे पास ये x प्लस 2 की घात 3 है और एक अलग ले लेता हूँ x की घात 3 प्लस 2x। तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये एक द्विघातीय समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ हम a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, एक रूल था a प्लस बी का होल क्यूब, हम उसमें a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और ये प्लस b का क्यूब यूज करते थे। अब यहाँ भी उसको यूज करते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, इसका x का क्यूब होगा तो x क्यूब लिखेंगे, प्लस 3ab है तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 और यहाँ प्लस 2 की घात 3 और बराबर में क्या है यहाँ पर x की घात 3 प्लस 2x है। तो देखेंगे ये x की घात 3 और x की घात 3 तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या हुआ, इसको ब्रैकेट में देखेंगे 2 तिया 6x, 2 तिया 6 को x में गुना करेंगे तो क्या आएगा 6x की घात 2, 6x को 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12x और यहाँ 2 की घात 3 करेंगे तो 8 और ये 2x इधर प्लस में है, यदि हम इसको लेफ्ट में ले आएँ तो ये माइनस भी 2x हो जाएगा इस तरह से। अब इसको रीराइट लिखें, दोबारा से लिखें तो 12 माइनस 2 ये हो गया 10x और प्लस 8 बराबर 0। तो ये हमारे पास घात इसकी 2 आ गई, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ऐसा कोई और उदाहरण भी हम ले सकते हैं जिससे हम ये पता करें कि हमारे पास वो समीकरण द्विघात है या नहीं है। हमारे पास उदाहरण भी दे रखे हैं, क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, हम क्वेश्चनों को उसको करते हैं कि इनके क्वेश्चनों को कैसे चेक करेंगे। अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन लेते हैं। तो उसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब क्वेश्चन पर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 30 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11x के मानक रूप में लिखिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11x को मानक रूप में लिखें। तो मानक रूप का मतलब क्या हुआ, हम इसको लिखेंगे सबसे पहले x की घात 2, फिर ये x के पद और फिर अचर पद, इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड रूप हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या, किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है, 2 घात होगी। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 घात होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें कहा कि हमें 3 क्वेश्चन नंबर करना है, तो 3 क्वेश्चन में कहा निम्न में से क्या द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है उनको चेक करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या लिखा है उसको करेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 79 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। इस टाइप से हमें ये एक बहुपद समीकरण दे रखी है, द्विघात बहुपद दे रखी है। लेकिन यह देखने में 2 घात नजर आ रही है इधर भी और इधर भी, लेकिन जब दोनों घात हमारे पास होती हैं और ये बराबर के निशान के अपोजिट साइड में होती हैं तो ये दोनों यदि हम शिफ्ट करेंगे एक तरफ तो ये प्लस और माइनस होकर कैंसिल हो जाएगी, या अपोजिट साइड में है तब भी ये कैंसिल हो जाती हैं। अब हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ तो बचा हमारे पास अचर पद, ये 9x है और इस अचर पद को उधर ले जाएं तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 9x बचेगा, यहाँ प्लस 1 और ये प्लस 79 हो जाएगा। फिर इसको यदि लिखेंगे तो 9x और प्लस 80 हो गया बराबर 0। अब इसमें घात एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स की घात 2 वाला पद नहीं है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 79 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 एक द्विघात बहुपद नहीं है, समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या है, बी पार्ट में, बी पार्ट को देखेंगे तो हमें लिखा हुआ है कि वो 12x स्क्वायर माइनस 7 है, 12x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर x की घात 2 है, बिल्कुल है, लेकिन x का पद नहीं है, कोई बात नहीं,
बट जहाँ किसी बहुपद की समीकरण में 2 घात दे रखा है और बराबर में 0 लिखा हुआ है तो द्विघात समीकरण है। तो बी पार्ट में ये है, इसका आंसर द्विघात समीकरण में कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। हाँ लिख दो या है लिख दो, आंसर होगा। तीसरे भाग में लिखा है, हम उसको फिर ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सी भाग में जो हमारे पास दिया गया है उसको लिखते हैं सबसे पहले। उसमें लिखा है आपके पास 3x² + 11x + 14 = x 3x + 5x। यहाँ हम देखेंगे कि ब्रैकेट ओपन करना है हमें। तो यहाँ से देखो ये 3x² + 11x + 14 है, 3x की घात 2, 11x + 14 प्लस बराबर में क्या आएगा। यहाँ देखो 3x और 5x दोनों में, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर दें, हल कर दें। यहाँ पर 3x और 5x लिखा हुआ है, तो 5 और 3 8x हो गया, और 8x में यदि x को गुना करेंगे तो ये 8x² हो जाएगा। अब 8x को इधर लाते हैं तो क्या हुआ, ये 3x² - 8x² + 11x + 14 = 0 हो गया। अब यहाँ देखोगे तो ये 3x और ये 8x है, तो माइनस का 5x² + 11x और +14 = 0 हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर बहुपद की जो घात है वो 2 है और बराबर में 0 भी है, इसलिए हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। इसको और माइनस में यहाँ पर जो अचर पद हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, इनको कहते हैं वास्तविक संख्या। यहाँ हमारे पास जो चौथा पार्ट है डी पार्ट, उसको भी लिखते हैं और बताते हैं कि वो समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ हमारे पास लिखा -x² + 11x और 18 = 0। यहाँ हमारे पास x की घात 2 है और बराबर में 0 भी है, तो ये द्विघात समीकरण होगी। हाँ थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें पूरे में माइनस से गुना कर दें तो ये तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और फिर ये +18 हो जाएगा, तब भी ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने इस पूरी समीकरण को माइनस से गुना कर दिया। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं इनको बदलने के लिए। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण के जो तीसरा क्वेश्चन था उसके चारों पार्ट्स हो गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो लिखा है उसको हम करते हैं, और उसमें कहा है कि हमें एक निम्न 2 द्विघाती समीकरण को निरूपित कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 3 और गुणनफल 270 है। तो हमारे पास यहाँ एप्लीकेशन दे दी, समीकरण बनाने के लिए कहा गया कि आप समीकरण बनाएं। तो समीकरण बनाएंगे, कैसे बनेगी समीकरण, जो शर्त हमें दी गई है उसके आधार पर ही हम उसको समीकरण को बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या कहा है कि द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए कि 2 संख्याओं का अंतर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 4, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और क्योंकि अंतर है तो कोई एक बड़ी होगी, तो x को मान लेते हैं x y से बड़ा है। यदि x y से बड़ा है तो x - y = 3 हो जाएगा। ये एक समीकरण होगी। अब हमारे पास उसने कहा दोनों का गुणनफल 270 है, तो x गुना y = 270 भी है, लेकिन हमें इसको एक पद के एक चर के रूप में बदलना पड़ेगा। तो एक चर के रूप में यदि बदलें तो यहाँ से चाहे तो हम x को और चाहे y को आपस में एक दूसरे से बदल दें। हमने लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास रैखिक समीकरण के रूप में जो हमें समीकरण मिली थी, एक तरह से ये रैखिक समीकरण हो गई, लेकिन यहाँ गुणनफल है। तो हम यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि ये x = 3 + y होगा, और इसको हम कह देते हैं तीसरी समीकरण। यदि हम x को यहाँ रख देते हैं तो क्या मिलेगा, ये 3 + y
y बराबर 270। अब यदि गुना करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 3y बराबर 270 होगा, या वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 270 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है द्विघात समीकरण बन गई। हमें यही कहा गया था द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करो। अब चाहे तो आप इसको गुणनखंड भी कर सकते हो और वो संख्या भी पता कर सकते हो कि वो संख्या क्या हो सकती है। तो ये हमारा काम यहाँ तक था, ये आंसर हो गया। चाहे तो आगे का काम कर सकते हो, इसमें इसको कहते हैं कि जो मध्य पद है उसको ब्रेक करना होता है, उसको भी सीखना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा वर्कशीट का काम इतना ही है। अभी आगे मैं सिखा दूं कि हम इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ फिर हम दूसरे चैप्टर के आधार पर जाते हैं। जो गुणनखंड हमारा बहुपद वाला पार्ट था, उसमें हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे और a का मान निकालेंगे तो यहाँ 1 है, b का मान देखेंगे तो 3 है और c का मान है माइनस 270। और a और c को यदि हम गुना करते हैं तो माइनस 270 आता है। 270 के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हम 2 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर यदि ये 5 से करें हम तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब 5 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा तो 3 से करता है तो 3 निम 27 और 3 से करेंगे तो फिर 3 आएगा। तो यहाँ जो गुणनखंड हुए हमें मिलेंगे वो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे इन संख्याओं को, पाँचों गुणनखंडों को एक ऐसे जोड़े में बनाओ जिसमें आपके पास 2 संख्या मिल जाए। जैसे 2 संख्या क्या हो सकती हैं, यहाँ से 5 या 15 कर लो और 9 दूनी 18, 3 या 9 दूनी 18 कर लो। तो यहाँ हमारे पास जो अंतर आएगा, b की वैल्यू जाएगी, वो हम ले लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 15 y माइनस 270 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा प्लस 18y माइनस 15y माइनस 270 बराबर 0। अब यहाँ y कॉमन ले लें तो y प्लस 18 आएगा, माइनस 15 कॉमन ले लें तो फिर ये y प्लस 18 आएगा। और यहाँ हमारे पास 2 गुणनखंड मिलेंगे, y प्लस 18 और y माइनस 15। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि या तो ये 0 होगा या फिर y माइनस 15 बराबर 0 होगा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, y का मान क्या होगा, y बराबर या तो माइनस 18 होगा या फिर 15 होगा। बट माइनस में नंबर नहीं होते, 2 संख्याएं यदि हम ले रहे हैं तो वो माइनस में नहीं होंगी। तो y का मान क्या होगा, y का मान 15 होगा तो x क्या होगा, 18 होगा। तो 2 संख्या क्या हो गई हमारे पास, एक 18 और एक 15 हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक संख्या हमारे पास 15 और एक 18 है। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने एक्स्ट्रा काम करके बताया कि आपने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन के हमने दोनों संख्याओं को कैसे पता करेंगे वो भी हमने कर दिया है। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और ट्रिक्स हमने बताई कि हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर्स को, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है एप्लीकेशन बना करके सोल्व करने के लिए। इस टाइप से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके पास ये डायरेक्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।